प्रिय छात्रों, आज हम और आप कहानी से संबंधित जो शेष रह गया था उस पोर्शन को कवर करेंगे। कहानी के तत्व। मैं अनिल कुमार पुरवार, GRV इंटर कॉलेज राठ, आज आपको कहानी के तत्व में कुछ आपको जानकारी दूंगा। कहानी के तत्वों के विषय में विद्वानों में एक मत नहीं है। कुछ विद्वान कहानी के 5 तत्व को मानते हैं, कुछ इसके 8 होने की संभावना बताते हैं, कुछ 6 मानते हैं। तो अलग अलग लोगों की अपनी विचारधाराएं हैं। मुख्य रूप से कहानी के 6 तत्व स्वीकार ज़्यादातर लोगों ने किए हैं। शेष तत्वों का समावेश भी इन्हीं के अंतर्गत हो जाता है। कहानी के 6 तत्व आप समझ लें कौन कौन से हैं। सबसे पहले होती है कथा वस्तु। कथा वस्तु माने आप क्या सामग्री है आपके पास कथा की, कि आप कहानी को कैसे लिखना चाहते हैं, तो वो कथा वस्तु कहलाती है, या कथानक भी उसको कह देते हैं। दूसरा होते हैं पात्र, जो आप उसमें चरित्र डाल रहे हैं उनको पात्र कहते हैं। नायक, नायिका, खलनायक या जो भी पात्र आप डाल रहे हैं। फिर इसके बाद आता है आपका, इसको हम पात्र और चित्रण दोनों नाम से जानते हैं। फिर आता है संवाद, जिसे हम अंग्रेजी में डायलॉग भी कहते हैं। संवाद अथवा कथोपकथन कि क्या कहने का तरीका कैसा है। फिर इसके बाद भाषा शैली, किस भाषा और शैली के अंतर्गत उसको कहना चाहिए। अंग्रेजी भाषा है, हिंदी भाषा है, खड़ी बोली है या बुंदेली है, रोहेली है, क्षेत्रीय भाषाएं भी होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं के आधार पर कैसा वो लिखा गया है। फिर आता है देश काल। देश काल में कैसा, कौन सा देश है और कैसी परिस्थितियां हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए उस कहानी को लिखा गया है कि नहीं लिखा गया है, कि ये सब चीज़ें हैं। और इसके बाद उस कहानी लिखने का उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य को लेकर के वो कहानी घूम रही है। तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। देश काल और वातावरण और उद्देश्य, इसको विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, तभी कहानी सफल कहानी मानी जाती है। कुछ विद्वानों ने कहानी के शीर्षक को भी एक पृथक तत्व मान लिया है कि आपने कैसा शीर्षक दिया, जिसे अंग्रेजी में हम टाइटल कहते हैं। किंतु हमारे विचार से शीर्षक कथानक का ही एक अंग होता है। जितनी कहानी होती है उस कहानी का कथानक जो होता है उसी का एक पूरा समूल निचोड़ रूप में, हम मान लो अर्क, वो एक कुछ शब्दों में बांध के उसको दे दिया जाता है। कथा वस्तु में थोड़ा सा हम आगे विस्तार से चलें। जिन घटनाक्रम या कथा के आधार पर कहानी की रचना की जाती है उसे उस कहानी की कथा वस्तु कहा जाता है। कथा वस्तु की श्रेष्ठता का आधार है उसका संक्षिप्तता से उसकी सरलता, उसमें कितनी सहजता है, सरसता, भाषा में मतलब जो शैली में कितना रस है उसको सरसता कह लेते हैं। फिर एक गठन संबंधी सुसंबद्धता, कि जो गठन किया गया है कहानी का कितने अच्छे ढंग से किया गया है। अब है जिज्ञासा उन्मूलकता, की पढ़ते पढ़ते जिज्ञासाएं बढ़ती चली जाएं, उसमें मन रमा रहे, मन टूटने ना पाए, क्रम टूटने ना पाए। फिर है प्रभावुकता, प्रभाव, उसमें जो प्रभाव है प्रभावोत्तकता, अर्थात प्रभाव कितना छोड़ रहा है पाठक के ऊपर, वो पाठक कितना उसमें मन लगा करके पढ़ रहा है, तो ये उसके अंतर्गत आता था। फिर इसके बाद आता है शीर्षक। जो शीर्षक दिया गया है, गुणों को बताया जाता है कि उसमें किन गुणों को लेकर के। अब कथा वस्तु की श्रेष्ठता संपूर्ण कहानी की श्रेष्ठ बनाने में सहायक होती है, मतलब जो ना कथा वस्तु। इसके अतिरिक्त कहानी का उपर्युक्त शीर्षक भी कथा वस्तु के प्रभाव एवं उद्देश्य पर प्रकाश डालता है। तो कहानी का जो प्रभाव पड़ेगा ऊपर जो शीर्षक दिया गया है, क्योंकि दिमाग में वो चीज़ सबसे पहले घर कर जाती है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, जो अंग्रेजी में इसको कहते हैं, कि पहला प्रभाव ही आदमी का आखिरी प्रभाव होता है। उसी आधार पर उसकी एक इमेज बनती है, अर्थात एक छवि बनती है। तो उसी छवि को लेकर के वो कहानी आगे बढ़ती है, उस कहानी में रोचकता बनी रहती है। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये तत्व होते हैं। किसी कहानी के विकास क्रम के 4 आधार बताए गए हैं, सुनिश्चित किए गए हैं। पहला होता है आरंभ, की शुरुआत कैसे की गई, स्टार्टिंग कैसी है। फिर इसके बाद है मध्य, उसका बीच का मध्यान्ह कैसा आया।
फिर है चरम सीमा, उसको हम क्लाइमैक्स भी कह देते हैं अंग्रेजी में। जब अपना क्लाइमैक्स पर होती है, पिक्चरें वगैरह देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो उसका चरमोत्कर्ष भी हिंदी में उसको हम एक कह सकते हैं, चरमोत्कर्ष। फिर इसके बाद है कहानी का अंत। अब अंत दो प्रकार से होता है, कोई भी कहानी हो, एक तो सुख के पूर्वक अंत होता है, कोई भी कहानी हो उसमें जिस उद्देश्य को लेकर के वो कहानी चली है, अंत में उसकी पूर्ति हुई कि नहीं हुई है। जैसे रामचरितमानस को देखें तो सीता का अपहरण हुआ, रावण ने किया, उसके बाद राम ने युद्ध किया, अंत में रावण युद्ध में रावण मारा गया, पूरी कहना चाहिए उसकी राक्षस सेना और राक्षस साम्राज्य का अंत हुआ। अंत में सीता मिल जाती हैं, मिलने के बाद ये विजय होती है, तो अर्थात वो वहाँ पर फिर आगे की कहानी है, मगर वहाँ तक अगर हम देखें तो वो सुखांत हुआ, क्योंकि सीता का मिलन हो जाता है राम जी से और वो राज सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। तो ये सुख के पूर्वक उसका कहना चाहिए ये कहानी यहाँ बनी। आगे फिर वो उसकी दुख भरी कहानी आती है कि उनको वाल्मीकि आश्रम में ले गए, वो बात अलग है, मगर यहाँ पर जिस उद्देश्य को लेकर वहाँ तक अगर हम देखें तो वहाँ तक सुखांत है। अगर वहीं कहानी को समाप्त कर दिया जाता तो वो कहानी सुखांत थी, मगर आगे और कांड बढ़ाया गया। तो इसके बाद विकास क्रम, फिर इसके बाद कि सुसंबद्धता की कहानी का सुगठन। कहानियों का कथा वस्तु कहानी कला के अनुसार 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है कि कहानी के 4 भाग। घटना प्रधान कथा वस्तु, कोई घटना घटी हो उसको लेकर के एक दिमाग में कथा वस्तु आ जाए, जैसे कोई एक्सीडेंटल घटना है उसको लेकर के अगर चलें दिमाग में, या कोई विवाह के स्थल को लेकर के तो दूसरे प्रकार के दिमाग में विचार आएंगे। तो हमारे भी विचार कई प्रकार के होते हैं। जब हम शमशान में जाते हैं तो उस समय हमारे पास शमशानी वैराग्य आ जाता है। कभी हम शादी विवाह में या किसी अच्छे उत्सवों में जाते हैं, बर्थडे पार्टी में जाते हैं, या कहीं और अच्छे फंक्शनों में जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे विचारों का प्रभाव दूसरा हो जाता है। एक व्यक्ति कहीं शमशान में रुदन कर रहा होता है तो शादी विवाह में वही व्यक्ति हंस खुश रहा होता है और डांस कर रहा होता है, मस्ती में होता है। तो ये वहाँ की कथा वस्तु देखी जाती है कि घटना कैसी है, उस आधार को लेकर के कहानी कैसी चली है। अब है चरित्र प्रधान कथा वस्तु। अब किसी व्यक्ति के चरित्र को उभारना है, उसके सद्गुणों को उभारना है, तो वो चरित्र प्रधान कहानी कहलाती है। जैसे सत्य को लेकर के चलें, राजा हरिश्चंद्र का अगर हम की बात करें तो वो सत्य के प्रतीक थे, तो सत्य को लेकर के वो कहानी चली राजा हरिश्चंद्र की। और महात्मा गांधी को लेकर के चलें तो सत्य और अहिंसा दोनों लेकर के वो चले। तो ये सारी कहानियों के अलग अलग कहना चाहिए, इसमें चरित्र प्रधान किस चरित्र को हमें कैसे उभारना है, किसे नायक बनाना है, किसे हीरो बनाना है, किसे खलनायक बनाना है, किसको हम मतलब जो ना आपका, तो यही लेकर के अब होता है भाव प्रधान कथा वस्तु की। उन भावों को उसमें समावेश किया गया है कहानी में कि नहीं, जिस उद्देश्य को लेकर के ये कहानी चल रही है उसमें वो भावनाएं होना अति आवश्यक है। अब है वातावरण दृश्य प्रधान कथा वस्तु कि वैसा समाज का उस समय वातावरण है, उसको लेकर के जो बात कही जा रही है। दूसरा बिंदु आता है इसमें पात्र और चरित्र चित्रण। कहानी की रचना पात्रों, उनके जीवनों की घटनाओं, उनके विचारों और भावनाओं आदि के आधार पर की जाती है। कहानी की रचना जो पात्र को उनके जीवन की घटनाओं, उनके विचारों और भावनाओं आदि के आधार पर की जाती है। कहानी का आकार छोटा होता है, इसलिए इसमें पात्रों की संख्या अधिक नहीं होनी चाहिए। ये अच्छी सफल कहानी के गुण होते हैं कि उसमें पात्र कम हो और कहानी छोटी हो। और पात्र कम होना, इसके साथ ही कहानीकार को विभिन्न पात्रों की स्थिति के अनुसार उसकी चारित्रिक विशेषताओं के विकास का भी ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। कहानी के पात्रों को उनकी स्थिति के अनुसार कई भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है, जैसे मुख्य पात्र और गौड़ पात्र। मुख्य पात्र जिसे हम नायक कहते हैं, गौड़ पात्र जो साइड में होते हैं, और मुख्य पात्र के साथ ऐतिहासिक पात्र और काल्पनिक पात्र। कुछ ऐतिहासिक पात्र होते हैं जिन्होंने ऐतिहासिक क्रम के साथ साथ चला है, जैसे आपके महाराणा प्रताप हैं, शिवाजी हैं, महात्मा गांधी हैं, राम जी हैं। तो ये पात्रों को लेकर के कोई बात चलती है, तो ये आपके जो हमारे ऐतिहासिक पात्र कहलाते हैं, पौराणिक पात्र भी कहलाते हैं इन्हें। और कुछ होते हैं काल्पनिक पात्र, जैसे बना लेते हैं अपनी कल्पना कर, जैसे चाचा चौधरी हैं, आपके कहना चाहिए विभिन्न प्रकार के पात्रों को हम अपना कल्पना के आधार पर बना लेते हैं।
स्थिर पात्र और गतिशील पात्र। स्थिर पात्र माने जो मतलब जो ना जो जिनका ज़्यादा नाम तो आता है मगर उनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसलिए वो स्थिर पात्र कहलाते हैं। और एक होते हैं गतिशील पात्र, जिनके हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, वो गतिशील पात्र कहलाते हैं। व्यक्ति पात्र और वर्ग पात्र। अब व्यक्ति में पात्र और वर्ग पात्र विभिन्न प्रकार के सामुदायिक रूप से उनके लिए जाता है। अब अगला बिंदु आता है, तीसरा बिंदु कहलाता है संवाद अथवा कथोपकथन। कहानी के पात्रों के पारस्परिक वार्तालाप को कथोपकथन या संवाद की संज्ञा दी जाती है। जो आपस में बातचीत का जो सिलसिला चलता है कि किसी ने प्रेम पूर्वक बातचीत करता है, कटुतापूर्वक बातचीत करता है या विनम्रतापूर्वक बातचीत करता है, तो विभिन्न प्रकार के वो सब पहलू होते हैं बात करने के, तो उसको लेकर के ये कथोपकथन कहलाता है और उसको हम संवाद भी कहते हैं। संवाद डिलीवरी अर्थात कैसे संवादों को वो कैसे प्रस्तुत करता है और अगले व्यक्ति के ऊपर कैसा प्रभाव डलता है और जो कहानी पढ़ रहा है वो उसमें कितने अच्छे ढंग से जुड़ा रहता है। फिर इसके बाद आता है कहानी के संवाद संक्षिप्त और गतिपूर्ण होना चाहिए। कहानी की ज़्यादा बड़े बड़े मतलब संवाद नहीं होना चाहिए और उसमें गति बनी रहे। स्वगत और लंबे संवाद कहानी के लघु कलेवर के लिए उचित नहीं होते। स्वगत मतलब स्वयं उसमें स्थिर हो जाए और लंबे संवाद ये कहानी के लघु कलेवर के लिए, क्यों कलेवर माने जो उसका स्वरूप है, कहानी का जो स्वरूप है उसको कलेवर कहते हैं। तो छोटा ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। अब आती है अगली कड़ी, जिसको हम चौथा नंबर देते हैं भाषा और शैली। कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति का सर्वप्रमुख माध्यम होती है। जैसे हम आपसे इस समय बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो इस अभिव्यक्ति का मुख्य है कि हमारे सामने वाले पात्र को हमारी भाषा और शैली समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही है। देश काल परिस्थिति के हिसाब से जिन शब्दों का समाज में ज़्यादा प्रचलन हो जाता है उन्हीं शब्दों को आसानी से होती है समझने में, तो वही शब्दों की हमारी अभिव्यक्ति होना चाहिए जिससे आसानी से व्यक्ति को समझ में आ जाए, सामने वाले व्यक्ति को। भाषा के अभाव में कहानी की रचना कर पाना असंभव है। कहानीकार को कहानी में देश, काल, पात्र और परिस्थिति के अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और कहानी को सार्वजनिक बनाने के लिए, मतलब सार्वजनिक माने सभी लोग उसको देख सकें, सुन सकें और पढ़ सकें और उसको हृदयंगम कर सकें। भाषा का जन्म सामान्य की समझ में लाने योग्य होना आवश्यक है। ऐसी क्लिष्ट भाषा ना बोल दें कि आदमी उसका अर्थ ही निकालता रह जाए। लोक प्रचलित मुहावरे, जो ज़्यादातर लोगों में प्रचलन में, वो मुहावरे और लोकोक्तियाँ कहलाती हैं, लोगों द्वारा कही हुई कहावतें, और भाषा की अभिव्यंजना शक्ति को बढ़ाते हैं। अतः इन्हें लोक प्रचलित शब्दों को भी कहानी की भाषा में स्थान दिया जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर अगर कहानी लिखी है तो वहाँ के क्षेत्रीय स्तर पर मुहावरे हैं, उनकी लोकोक्तियाँ हैं और भी कहावतें हैं, कह दी जाती हैं। किसी भी रचना की शैली, अब अगला चरण आता है शैली का, तो शैली रचना के व्यक्ति के अनुरूप होती है। अतः इस संसार में जितने भी कहानीकार हैं स्वाभाविक रूप से उतनी ही शैलियाँ भी होंगी, क्योंकि हर व्यक्ति की लिखने की शैली अपनी और बोलने की शैली अपनी अलग होती है। क्योंकि एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे व्यक्ति के समान कभी नहीं हो सकता। इस संसार में ये भिन्नता तो रहेगी। अध्ययन की सुविधा के लिए वर्णनात्मक, मतलब किसी चीज़ का वर्णन करना, वो वर्णनात्मक कहलाता है। विवरणात्मक, किसी चीज़ का विवरण प्रस्तुत करना है आंकड़ों के द्वारा। और आत्मकथात्मक, मतलब आत्मा उसके साथ जुड़ी रहे तो ये, और आत्मानुभूति करती रहे तो ये आत्मकथात्मक। और अभिध्यात्मक, मतलब अभिधा, अब शक्ति के माध्यम से चीज़ को समझना, लाक्षणिक लक्षणों के माध्यम से समझना। और व्यंग्यात्मक, किसी बात को घुमा करके, सीधे ना कह करके बात को घुमा करके कहा जाना, ये व्यंग्यात्मक शैली होती है। सूत्रात्मक, किसी बात को सूत्रों के माध्यम से, छोटे छोटे से सूत्रों के माध्यम से समझाना। व्याख्यात्मक, किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा करके बताना। आलोचनात्मक, किसी चीज़ को तुलनात्मक ढंग से उसकी अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों को लेकर के चलाती है, वो आलोचनात्मक कहलाती है। विवेचनात्मक, किसी की विवेचना करना। और विवेचना माने किसी चीज़ को आंकड़ों के माध्यम से और देश काल की स्थिति को देख करके उसको विवेचना कर देना ही हमारी विवेचनात्मक शैली होती है। एवं हास्य विनोद परक, उसमें हास्य भी, मतलब विनोद माने हंसी मजाक और आनंददायक भी हो, आदमी बोझिल ना हो जाए सुनते सुनते, आदि कुछ प्रमुख शैलियाँ हैं। इस प्रकार की ये शैलियों के माध्यम से ये हमारी कहानी की रचना होती है।
कहानीकार अपने व्यक्तित्व और आवश्यकता के अनुरूप अपनी कहानी में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि जिसका जैसा स्वभाव होगा, स्वभाव के आधार पर ही वो चिंतन करेगा। वो चिंतन करेगा, अपने ही चिंतन के माध्यम से वो अपनी अभिव्यक्ति देगा, चाहे वो लिखे या वाणी से बोले, उसके व्यक्तित्व पर ये सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। तो इसीलिए हर व्यक्ति की शैली अपनी लिखने की अलग होती है। कोई मजाकिया व्यक्ति होगा तो वो हास्य प्रधानता में देगा, कोई क्रोधी व्यक्ति होगा तो उसमें क्रोध आएगा, कोई पुरुषार्थी होगा तो उसमें साहस वाली बातें आएंगी। तो हर जितने जितने प्रकार की, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान है, वो कहना चाहिए एक क्षत्रियाणी थी, तो उन्होंने कहना चाहिए लिखा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वीरस पर उन्होंने लिखा। तो ऐसे कई लोग हास्य कवि होते हैं, कवि कहना चाहिए कवियों में भी उसी वही शैलियों का प्रभाव होता है। व्यक्तित्व के ऊपर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उस व्यक्तित्व का उस कहानी पर सीधा असर पड़ता है। मुख्य बात समझने की ये है। अब है देश काल और वातावरण। व्यक्ति विशेष और घटना विशेष कहानी में वर्णित काल से संबंधित होते हैं। कहानी में जब किसी पात्र अथवा घटना का चित्रण देश और काल के आधार पर किया जाता है तभी वह प्रभावकारी बन पाती है। इसलिए कथानक तथा उसमें निहित मूल संवेदना का उसके घटनाक्रम से संबंधित काल की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों में संबद्ध होना अनिवार्य है। अब कहानी का आता है निष्कर्ष, जिसे हम निचोड़ भी कहते हैं। कहानी देश काल की परिस्थितियों की पृष्ठभूमि के आधार पर ही पाठकों पर अपना अभीष्ट प्रभाव छोड़ती है और सक्षम होनी चाहिए कि अगर देश काल की परिस्थिति के हिसाब से अगर वो कहानी नहीं तो मतलब जो ना अच्छी कहानी नहीं मानी जाएगी। अब यद्यपि कहानी में कहानीकार को इतनी सुविधा प्राप्त नहीं होती कि वह लंबी चौड़ी भूमिका या पृष्ठभूमि के माध्यम से वातावरण का यथावत चित्र प्रस्तुत कर सके, तथापि अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने के लिए समुचित वातावरण की सृष्टि करता है। अब लास्ट में आता है निचोड़, कहानी का उद्देश्य। मनुष्य का कोई भी कार्य निष्प्रयोजन नहीं होता, उसमें कोई ना कोई उसका उद्देश्य जरूर छिपा होता है। तो प्रत्येक कार्य के पीछे उसका कोई ना कोई एक उद्देश्य होना जरूरी भी है। कहानीकार भी कहानी की रचना किसी उद्देश्य को लेकर के ही करता है। ये उद्देश्य कहानीकार के व्यक्तित्व और रुचि के अनुरूप होते हैं कि उसकी रुचि कैसी है। कभी वह मनोरंजन के लिए कहानी की रचना करता है, तो कभी लोक मंगल की साधना के लिए करता है, कभी किसी सामाजिक विकृति के निराकरण के लिए, तो कभी किसी दार्शनिक गुत्थी को सुलझाने के उद्देश्य से। तो तात्पर्य यही निकला कि कहानीकार अपनी रुचि और ज्ञान के अनुरूप पहले एक विषय और उद्देश्य का चयन करता है, तत्पश्चात अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए वह अन्य उपकरण भी खोज लेता है। तो ये आज आपके कहानी के जो तत्व थे उनके विषय में हम और आपने चर्चा की। इससे संबंधित जो प्रश्न है, ये कहानी के तत्व से संबंधित 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। कुछ प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं, इनको देख लें, लिख लें अपनी कॉपी में और याद कर लें। धन्यवाद।